हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया है। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 10th का जो क्षितिज भाग 2 है, उसका क्लास 10 का बाल गोविंद भगत। ठीक है, क्या है? बाल गोविंद भगत। तो ये तो इसके चैप्टर का नाम है। ये एक बाल गोविंद भगत है, एक आदमी का नाम है। वो मंझले कद का है और लगभग 60 साल की उम्र उसकी एज है। तो इसके राइटर हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी इसके राइटर हैं। और इसके बारे में ये बताया गया है कि जो बाल गोविंद थे वो एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। खेती बाड़ी का काम करते थे और उसके परिवार में उसकी पत्नी थी, नहीं सॉरी, उसकी बेटा था और उसकी पत्नी थी। और वो हमेशा सिंपल से कपड़े पहनते थे, हमेशा लंगोटी पहन ली और बिल्कुल एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। कबीर की पंक्तियाँ को हमेशा वो गाते रहते थे। इस तरीके से उसमें ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, 4 पेज ही ओनली। तो मैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी आपको, बहुत ही अच्छे से। लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यही इसमें है, वर्णन है। और इसके चैप्टर को सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। लाइन टू लाइन में इस तरीके से समझा दूँगी। कोशिश करना आपको क्वेश्चन भी इसी समय समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा? और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर के अंदर से ही आते हैं और उसी में से आंसर बनते हैं। तो कोई बच्चा कहीं से भी रट्टा ना मारा करो, चैप्टर को समझ लिया करो। चैप्टर को समझने के बाद सारे क्वेश्चन अपने आप बच्चे को आ जाने चाहिए। जिन बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कम है, वो जैसे आगे से छोटी की मात्रा, पीछे सभी बड़ा ऊ छोटा ऊ, ये सब मात्राएं जिन बच्चों को कम नॉलेज है वो बच्चे अपनी मात्राओं का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आगे दिक्कत आएगी फिर उनको। ठीक है? अभी छोटी क्लास है, छोटी तो नहीं है खैर, 10वीं में सोची आती, कोई बात नहीं। अभी आप जैसे 10वीं क्लास भी बहुत बड़ी क्लास होती है बेटा। अभी मात्राओं का तो क्या है कि आनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, अब भी गड़बड़ करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। 10वीं क्लास तो बहुत बड़ी क्लास हो गई। और 10वीं क्लास में बेटा आपको सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि नंबर आपके बहुत ही अच्छे आए। ओके? तो सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखो बाल गोविंद भगत। सबसे पहले तो आपको इसका ये नाम याद कर लेना है, भगत का क्या नाम है। तो बाल गोविंद भगत मंझले कद के, मंझला होता है जो ना ज़्यादा ऊंचा बड़ा कद ना छोटा, तो मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे, मतलब उम्र उनकी कितनी है? 60 से ऊपर। बाल पक गए थे, यानी ऐसे लग रहे थे जैसे उम्र उनकी बहुत अधिक हो गई हो। लंबी दाढ़ी या एक जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। जो उनका चेहरा है, मतलब कि क्या है कि दाढ़ी की सफ़ेद दाढ़ी हो रही थी ना, तो दाढ़ी की वजह से उनका जो चेहरा था हमेशा सफ़ेद सफ़ेद जगमग करता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। जो बाल गोविंद थे वो कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते थे, बहुत कम कपड़े। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, यानी कि लंगोटी बांधते थे और वो कबीर की तरह एक टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो कंबली ऊपर से ओढ़ लेते थे। ठीक है? तो जब बाल गोविंद थे, जब वो सर्दी आती तो क्या करते थे? एक कंबल ओढ़ लेते थे और बाकी क्या पहनते थे? एक लंगोटी पहनते थे और एक टोपी पहनते थे। आ गया ना समझ में? मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन से वो अपने मस्तक पर हमेशा तिलक लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, यानी कि जैसे औरतें टिक्का लगाती है ऐसा लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों से एक बडोल माला बांधे रखते थे। तुलसी की जड़ों से, यानी कि तुलसी की सूखी सूखी जड़ों को बांधकर एक माला बना रखी थी, वो गले में हमेशा पहने रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू, बेटा होता है, जैसे बेटा तो सबको पता है, पतोहू होता है जो बेटे की जो बहू होती है ना, उसको कहते हैं पतोहू, पत्नी। ठीक है? को तो मैंने देखा है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। अब यो कह रहा है, जो राइटर वो ये कह रहा है कि बाल गोविंद की जो गृहस्थी तो खैर मैंने देखी नहीं, लेकिन उसका एक बेटा और एक पतोहू को मैंने देखा है, उसकी पत्नी को मैंने देखा है, उसकी थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी है और एक साफ़ सुथरा उनका एक अच्छा सा मकान भी है। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। परिवार भी था
और खेतीबाड़ी भी थी। फिर वो एक साधु जैसे रहते थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। जो लोग साधु के क्या कहते हैं, साहब कबीर जैसे रहते थे और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, यानी कबीर है ना, कबीर को वो साहब मानते थे। ठीक है, वो जैसे ये क्या है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही गीतों को गाते रहते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे कबीर की तरह खरा व्यवहार रखते थे। अच्छा व्यवहार था उनका, खरा व्यवहार था। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही उसके मुंह पर ही उसी समय कह देना, इसको कहते हैं दो टुक बात कहना। तो न ही किसी से खामखा झगड़ा बोल लेते थे। दो टुक बात, जो काम की बात की और जिसको जिसके जैसे साथ व्यवहार था वैसा करना चाहिए, ऐसा किया। और वो खामखा का झगड़ा नहीं बोल लेते थे, वो अपने हिसाब से रहते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, कोई चीज़ नहीं छूते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल हो उठता। कभी वह कौतूहल मतलब उनको उत्सुकता होना। कभी वे दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। ठीक है, जो कुछ खेत में पैदा होता साहब की तरह ही रहते थे वो, कबीर की तरह। जो कुछ खेत में पैदा होता इसमें ये भी बताया गया है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यानी एक कबीरपंथी मठ है, कबीरपंथी मठ है, उसको वो साहब कहते हैं। वहाँ के लोग कबीर को क्या कहते हैं, साहब कहते हैं। तो वहाँ एक मठ है, तो जो कुछ उसके खेत में पैदा होता था वो सबसे पहले उस कबीरपंथ मठ में ले जाते थे, साहब के पास ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप में, वो दरबार में ले जाकर उनको भेंट रूप में रख देते थे। प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे वो घर लाते, उसी से वो गुजर चलाते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, कबीरपंथ नाम का एक मठ है वहाँ पे कबीर का, और वहाँ उस कबीर को वो साहब कहते हैं। तो जो कुछ उसकी खेती से होता था वो सब कुछ वो कहाँ ले जाते थे, पहले कबीरपंथ मठ में ले जाते थे। और जो प्रसाद रूप में वो उनको कुछ दे देते थे वो लाकर अपनी गृहस्थी को चलाते थे, बाकी वो वहीं छोड़ आते थे। समझ में आ रहा है ना। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठस्थ से निकल सजीव हो उठते। अब ये कह रहा है राइटर कि मैं उनका स्वभाव था, उनका जो व्यवहार था, उनसे बहुत ही खुश था, बहुत ही मुग्ध था। और जो कबीर के वो गाते रहते थे हमेशा, उनको सुनकर सीधे साधे जो थे गीत थे वो गाते रहते थे, उनके कंठ से निकलकर सजीव, ऐसा लगता था जैसे वो गा रहे हैं तो वो सजीव हो जाते थे। वो कौन, वो उनके गीत ऐसे गाते थे बहुत ही अच्छे से। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ एक महीने का नाम है बेटा। आषाढ़ का महीना था, उसमें रिमझिम बारिश चल रही थी। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी मतलब होता है पौधे लगाना, जैसे चावल के पौधे होते हैं ना वो रोपते हैं, हो रही है। धान चावल को कहते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, जो पानी भर देते हैं फिर पौधों को रोपते हैं। तो धान के पौधों में क्या हो रहा है, धान के जो खेत हैं उनमें बच्चे उछल रहे हैं कि पानी में। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ मतलब होता है जो किनारी होती है ना खेत की, उसको कहते हैं। आसपास बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। देखो बाल गोविंद है वो अपने खेत में कीचड़ से लिपटे हुए और कबीर के जो गीत है वो गाते रहते हैं, वो गा रहे हैं। तो सब लोग कह रहे हैं ये क्या है, तो ये सब बताया इसमें। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। जो ये है कौन, बाल गोविंद है, वो अपने खेत में एक एक पंक्ति को बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने के चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है उसके जो स्वर है संगीत के साथ स्वर की ओर भेज रहे हैं। और कुछ भी इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते और गुनगुनाने लगते। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां
एक अजीब क्रम में चलने लगती और वे बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। देखो जब बाल गोविंद कबीरदास जी के कबीर के जो गाते थे ना गीत, तो ऐसा लगता था जैसे कि वो जादू जादू कर रहे हैं। उनकी आवाज़ स्वर्ग तक जाती थी और उनके गीत सजीव से लगते थे। ठीक है। और वो ये जो यहाँ से बताइए, जब वो गा रहे थे तो कैसा लग रहा था कि बच्चे खेलते हुए झूम उठ रहे थे और मेड़ पर जो औरतें खड़ी थी उनके होठ अपने आप गुनगुनाने लगे थे और हलवा जैसे हलवाहों जो हल बो रहे थे उनके पैर ताल से, मतलब एक ताल जैसे गीत चलता है ना तो ताल बजती, ताल की तरह चलने लगे थे। और जो रोपने करने वाली जो उंगलियां धान के पौधों को रोप रही थी वो एक अच्छे से अजीब से क्रम में लगातार फटाफट फटाफट चलने लगी थी। यानी कि उनका जो गीत था वो इतना जादुई था कि सभी लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगते थे उनके गानों को सुन सुन कर के, गीतों को। आ रहा है ना बेटा अच्छे से समझ में। भादों की अंधेर, भादों भी देखो पहले क्या था कि अब हम तो क्या है जनवरी फरवरी बोलते हैं, लेकिन पहले जो देसी भाषा में महीनों का नाम लिया जाता था वो महीनों के नाम है इनमें। तो भादों को वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या तांदूरों की टर गोपाल गोविंद भगत को संगीत को अपने कोलाहल में डबो नहीं सकती। यानी कि क्या हो रहा है कि अंधेरी रात हो रही है और जो भादों की जो अंधेरी रात थी उसमें थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई, ख़त्म ही हुई थी अभी। बादलों की गरज और बिजली की तड़प अपने आप जो बादलों की गरज और बिजली की जो तड़प आपने कुछ नहीं सुना हो। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि चाहे कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कितनी तेज़ बिजली की गरज आ रही है, चाहे मेंढक टटर कितनी तेज़ कर रहे हैं, फिर भी जो बाल गोविंद भगत के जो संगीत है उनको, उनके कोलाहल, उनके शोर को वो दब हो नहीं सकते। यानी कि उनका शोर और उनका संगीत तो सब तरफ बहुत ही अच्छा गूंजता रहता है, चाहे कुछ भी हो। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खजड़ी यानी कि जो ये होता है ना बेटा, इसमें दिखा के देखो, ये वाली क्या है, ये इसको धपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? धपड़ी भी कहते हैं। तो ये बजा बजा के वो गाते हैं। तो उनकी जो खिचड़ी है वो बज रही है। और गोदी में पिया चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझाती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेर में अस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी कि जब बहुत तेज़ क्या होता है, सभी सो रहे हैं मान लो, और फिर वो आधी रात को अचानक ये तेज़ तेज़ गाता है, कबीर के गाने गीत गाता है, तो ऐसे में कौन नहीं चौंक जाएगा, किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तंभ में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जरा जाग जरा। अब देखो जब बाल गोविंद जो गीत गाता था ना वो ये था, तेरी गठरी में लागा चोर। यानी कि जब लोग सो रहे हैं तो वो ये गीत गा रहा है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि छोटा क्वेश्चन कि वो कौन सा गीत गाता था। तो वो गाता था तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर मतलब जो सोने वाले हैं उनको कह रहा है तुम जागो जरा। तो ये कह रहा है सभी लोग सोए हैं और वो ये सब गा रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला। अब कार्तिक महीना, ये भी महीनों के नाम बेटा, ये भी कार्तिक भी, फागुन भी, ठीक है, ये देसी जो महीने उनके नाम है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही क्या है, अब क्या करता है फागुन में, क्या करता है वो सवेरे उठते और न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। यानी कि 2 भी बज रहे हैं, 3 भी, किसी भी वक्त जाग जाते और स्नान को जाते। और गांव में 2-3 मील दूर, जो गांव से 2-3 मीटर दूर थी मील, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। देखो वो सुबह वक्त पता नहीं कितने बजे उठते थे और उठकर गांव से जो 2-3 मील दूर जो थी नदी, उसमें जाकर नहाते थे और नहा के आके और पोखरे के जो ऊंचे ऊंचे जो भिंडे मतलब जो चौराया वो होता है ना, जैसे बैठने का ऐसा चौड़ा सा गाँव के बीच में, वहाँ पर जाते थे और अपनी खिचड़ी को लेकर गाने गाते थे।
मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। राइटर कह रहा है मैं शुरू से ही देर तक किंतु एक दिन माघ, ये माघ भी बेटा एक महीने का नाम है, कंफ्यूज मत हो ना बेटा, ये मैं अंडरलाइन करी महीनों के नाम है, ठीक है। एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, दांत किटकिटाने वाली यानी कि बहुत अधिक सर्दी है, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि दांत कड़कड़ा जाए। भोर मतलब होता है सुबह, सुबह में उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी भी नहीं थी। हाँ, पूरब में लोही लगी हुई थी जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। देखो अब वो क्या कह रहा है कि एक बार क्या था कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी की रात थी और मैं मतलब वो सुबह जल्दी उठता था कि तारे मतलब टिमटिमा ही रहे थे, अभी तारे भी नहीं गए थे, इतनी जल्दी वो गाने लग गया। और क्या है, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कि चारों तरफ जो वो होता है ना कोहरा छा हुआ था चारों तरफ, घर पे खेत पे सब जगह, और सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। पूरा जो वहाँ का जो एरिया है ऐसा लगता था कि आवर्त मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पूरा वातावरण अजीब से आवर्त मालूम। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े, तो उसने ऐसे मौसम में, कोहरे वाले मौसम में, दांत कड़कड़ाने वाली सर्दी वाले मौसम में वो क्या करते थे, बाल गोविंद क्या करते थे, एक चटाई बिछाया और पूरब की तरफ मुंह कर लिया और काली कमली ओढ़ रखी थी उसने, और बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे। उसके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खिचड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी कि वो लगातार गीत गाए जा रहे थे कबीर के और लगातार खिचड़ी बजाए जा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आ जाते, इतने उत्तेजित हो जाते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक रही थी। मैं जाडों से कपकपाता रहा, यानी कि मैं तो जाडे से कपकपा रहा हूँ और ये अपने सुबह सुबह ऐसा कर रहा है। किंतु तारों की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते, ठीक है। तो उसके जो मेहनत कर रहे थे तो उसके माथे पर चमक आ रही थी और वो तारों की छाव में दिख रही थी, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस थोड़ा सो रहे। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब क्या करता है, गर्मियों में क्या कहते हैं, उमस भरी जो टाइम होता है ना, जो उमस होती है तो उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में वो फिर बैठ जाते थे गर्मियों में। और गांव के जो उनके कुछ प्रेमी थे वो जुट जाते, यानी कि उनको जो पसंद करते थे उनके गाने को सुनने वाले वो भी आ जाते, और खजड़ियों और करतालों को भरमार हो जाती। गांव के लोग जैसे ही इकट्ठे हो गए ना, इस तरह से अपने आंगन में बैठ जाते थे और गांव के लोग जो उनको पसंद करते थे वो भी आ जाते और सभी ताल और खजड़ियाँ बजाने लगते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, यानी कि एक लाइन वो गाते फिर वो मंडली गाती, फिर तिराती, तीती बारह भी गाती। वो धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से, यानी कि धीरे धीरे वो तेज होने लगते। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी उठने लगते, धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। देखो धीरे धीरे वो इतने रंगत में आ जाते कि वो नाचने लगते थे और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो जाते और सारा अंगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत हो जाता। धीरे धीरे करके सभी नृत्य करने लगते, सारे जो उसके दोस्त हैं वो भी, और सारा जो आंगन है वो नृत्य के और संगीत में ओतप्रोत मतलब डूब जाता था। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बाल गोविंद भगत को संगीत साधना की चरम उत्कृष्ट उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। देखिए बेटा, उसका एक बेटा था और वो मर गया था, और वो क्या है कि बाल गोविंद उस वक्त वो इतने ज़्यादा गाए कि सब लोग उस दिन अचंभित रह गए कि, और उसकी साधना का उत्कृष्ट मतलब सबसे ज़्यादा उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा था, इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी कि वो कमज़ोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए जो प्यार करना चाहिए, यानी कि वो बोधा था और दिमाग से भी थोड़ा कमज़ोर था, तो वो सोचते हैं बाल गोविंद जी ऐसे लोगों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए और उनको और अधिक प्यार करना चाहिए,
क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। क्योंकि जो ठीक होते हैं शरीर रूप से, दिमाग रूप से, वो तो अपना खुद ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो ठीक नहीं होते उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा बाल गोविंद जी मानते थे। क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, बड़े खुश होकर उन्होंने शादी। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। जो बेटे की जो बहू है वो बहुत ही सुशील और अच्छी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को पूरी तरह से दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी कि जो उनकी पत्नी आई थी बेटे की, वो इतनी अच्छी थी, उसने पूरा घर का प्रबंध खुद पे ले लिया था और खुद सारे काम बड़े अच्छे से करती थी। और जो बाल गोविंद था उसको दुनियादारी से, यानी कि उसको इस ग्रस्त से थोड़ा सा निवृत्त कर दिया था, उसको आराम दिला दिया था कि आप इसकी चिंता न करें। उसने सब अच्छे से संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था, और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। कुछ फूलों में तो वे कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, यानी कि वो बेटा है चटाई पर लिटा रखा है, उन पर फूल और तुलसी के पत्ते डाल दिए। सिरहाने एक चिराग जला रखा था, जो बेटा मर गया था उसके सिरहाने पर एक चिराग यानी कि दीपक जला रखा था। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वो क्या है कि वो बाल गोविंद है, वो अपने बेटे के सिरहाने क्या है गीत गा रहे थे। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, जो बेटे की बहू थी वो रो रही थी, जिससे गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कभी कभी वो कहते कि रो मत, उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। अब वो कह रहा है कि आत्मा कौन, बाल गोविंद जी कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। यानी कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के लिए है और वो जाकर उससे मिल गई है, तो इससे बढ़कर और कौन बात हो सकती है, इसलिए तुम उत्सव मनाओ। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। देखो, वो उनको पूरा पता था कि अब वो पहले वो दुखी थे, परेशान थे, उनकी आत्मा इधर थी परमात्मा के पास, अब उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, तो ये उनका इस बात पर कंप्लीट पूर्ण विश्वास था। ठीक है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, यानी कि क्या है कि उसके बेटे की बहू से ही उससे आग लगवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आपको चुल्लू भर पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं करिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल जाऊँगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और यह दलील के आगे बेचारी क्या करती। अब क्या है, जैसे उसके दिन हुए तो उसके भाई को बुलाकर उसको भेज दिया और बोला कि तुम दूसरी शादी कर लेना, लेकिन वो नहीं मानी उसकी पत्नी, और बोलती है कि तुम्हारे बुढ़ापे में कौन खाना बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन पानी देगा। तो वो बाल गोविंद जी कहते हैं कि ये मेरा अटल निर्णय है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो इस बात को मानते हुए उसकी पत्नी बेटे की चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी कि अब उनकी मौत का ये जो पूरा लास्ट वाला स्टेंजा है, उनकी मौत के बारे में वर्णन है, वो कैसा जीना चाहते थे और कैसा मरना चाहते थे, तो उनकी मौत उनके अनुसार ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि बाल गोविंद की मृत्यु कैसे हुई, तो ये पूरा पैरा उसी में से है। तो वो हर वर्ष क्या करते थे, गंगा स्नान को जाते थे, और स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी।
साधु, वो पैदल जाते थे, 30 कोस थी। साधु को सबल लेने की क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब वो कह रहा है कि साधु को सहायता भी नहीं लेनी चाहिए, और गृहस्थ है वो, तो किसी से भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। उसका सोचना ऐसा है कि मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते, बीच में किसी से कुछ ना मांगते। रास्ते भर खिचड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वो वही मस्ती, यानी कि वो 4-5 दिन तक भूखे प्यासे चलते रहते और आकर घर पर ही कुछ खाते थे। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली, यानी कि बुढ़ापा तो आ गया लेकिन वो गाते वैसे ही थे, आज भी टेर वैसे ही लगाते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत को छोड़ वहीं दोनों जून गीत, वो क्या करते थे, वो नेम था कि दोनों टाइम गीत गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, ये वो सारे काम अपने करते थे चाहे कितनी तबीयत खराब हो। दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन तो संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे ताना टूट रहा है। अब वो अपने नेम रखते थे, गीत गाना है तो गाना ही, वो गीत गा रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका ताना टूटने लगा, मतलब सांस रुकने वाली है। माले का एक एक तिनका बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा। अब क्या है, उसके गीत बंद हो गए, तो लोगों ने सुबह हुई, भोर मतलब सुबह हुई तो लोगों ने उसके गीत की आवाज़ नहीं सुनी, तो जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, यानी उनका शरीर ही निर्जीव पड़ा था। उनकी मृत्यु गाते गाते ही हो गई थी रात। ठीक है बेटा, तो ये था चैप्टर एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कंप्लीट समझा दिया है। आशा है सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। क्वेश्चन आंसर बड़े ही ईजी तरीके से करवाएंगे, उसी समय आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।